Hello everybody. In this video, I am going to discuss the UPSC Civil Services exam paper that I gave. This is my mark sheet. I scored 112.92 marks and I was able to clear UPSC Civil Service Prelims exam and the Indian Forest Services Prelims exam. So this is the cutoff for the Civil Services exam and this is the cutoff for the Indian Forest Services exam. So I got set D in the exam. So before starting, I want to discuss the objectives of our discussion. Firstly, how we can get maximum marks with minimum knowledge. कैसे हम मैक्सिमाइज करें अपने मार्क्स को विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज जो हमारे पास है. उसके बाद कैसे एज ली जाए अमंग अदर कॉम्पिटिटर्स. हमारे जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कैसे एज लिया जाए. कैसे अगर हमको क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी आइडिया ना हो फिर भी हम कैसे ट्रिक्स यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को. उसके अलावा मैंने जो अप्रोच फॉलो की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो मैं डिस्कस करूंगा. और इसके साथ ही कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमको अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमको छोड़ देने चाहिए. तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. द क्वेश्चन नंबर 1. With reference to the cultural history of India, consider the following pairs. फर्स्ट परिवार राज्य का, सेकंड शर्मन, थर्ड उपासक. अब इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था तो मैंने ब्लाइंड गैस किया ऑप्शन ए. बट इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन बी यूपीएससी आंसर की के हिसाब से. तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ऐसे क्वेश्चन आप कृपया करके छोड़ दीजिए जिसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज ना हो. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है. आप कैसे ट्रिक का यूज करके आपको भले ही कोई भी नॉलेज ना हो फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं. तो अब हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 3 पे आते हैं. एन एलिफेंट का नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली. अब इस स्टेटमेंट में देखिए मैंने ओनली पे अंडरलाइन किया और इसको काट दिया, एलिमिनेट कर दिया. अब वो कैसे किया कि भाई ये स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि 40 साल तक ही एलिफेंट कार्व कर सकता है. लेकिन हमको पता है कि एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं. 50 60 70 साल तक भी कर सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40 साल तक ही करेगा. इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट काट दिया. जब स्टेटमेंट 3 काटा तो मेरे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गए. अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं. अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला. अब इसको हम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्जामिनर के लिए कितना आसान है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं तो उसको कर्नाटका की जगह केरला लिखना या मध्य प्रदेश लिखना मतलब कितना आसान है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि एग्जामिनर 28 ऑप्शन हैं उसके पास स्टेट्स के लिए. तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है तो बी ऑप्शन भी कट गया. अब एक ही ऑप्शन बचता है 1 और 2 ऑप्शन ए. फिर भी हम एक बार स्टेटमेंट 1 और 2 भी पढ़ लेते हैं. तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल. अब इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है. अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं. मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स. अब जहाँ भी ये कैन में आ जाता है तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये स्टेटमेंट सही होगा. तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए है 1 और 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन. अब हमको पता है कावेरी बेसिन 3 स्टेट्स में है. एक तमिलनाडु में, एक केरला में और एक कर्नाटका में.
अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, नगरोल नेशनल पार्क हमको पता है कर्नाटका में है। सेकंड दे रखा है पापीकोंडा नेशनल पार्क हमको पता है आंध्र प्रदेश में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। वायनाड केरला में है। तो अब इससे हमको पता चला कि भाई पापीकोंडा तो आंध्र प्रदेश में है और कावेरी बेसिन वहाँ है नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया। सेकंड एलिमिनेट किया तो ऑप्शन ए कटा और ऑप्शन डी काटा। अब बचा बी एंड सी। स्टेटमेंट वन देखते हैं। नागारोल नेशनल पार्क तो कर्नाटका में है, कावेरी बेसिन भी कर्नाटका में है, तो वन तो सही होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब इसमें मैं आपको एक सीख और देना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ। मैंने इसका गलती से ओएमआर शीट में ऑप्शन डी मार्क कर दिया था सी की जगह। तो मैंने फिर वाइटनर का यूज़ किया, ऑप्शन डी पे वाइटनर लगाया और ऑप्शन सी मार्क कर दिया। तो इस ये जो क्वेश्चन है ये मेरा कैलकुलेट हुआ था। तो इससे ये सीख है कि भाई आप वाइटनर का भी यूज़ करें, ध्यान से करें, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट हो जाएगा मार्क्स आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी सीलोन फ्रॉगमाउथ कॉपर स्मिट बारबेट ग्रे चिन मिनिवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है ये सब। अब इसमें मुझे ये पता था कि ब्लैक थ्रोटेड रेडस्टार्ट तो बर्ड है, तो इसका मतलब वाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट भी बर्ड होगी। तो मैंने ऑप्शन ए मार्क कर दिया, तो ये सब भी बर्ड्स ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वयं डियर बारहसिंगा। अब कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जो है वो सीरियस एस्पिरेंट जो भी है उसको पता रहता है कि भाई बारहसिंगा जो है वो स्टेट एनिमल ऑफ एमपी है। तो स्टेट एनिमल ऑफ एमपी है तो मतलब एमपी में मिलेगा। तो ऑप्शन ए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी में है, ठीक है ये हो सकता है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में, तो बी तो कट जाएगा। मुडुमलाई कहाँ है, तमिलनाडु में, सी भी कट जाएगा। तल चप्पर कहाँ है, राजस्थान में, ये भी कट जाएगा। तो हम पे सिर्फ ऑप्शन ए बचा कान्हा नेशनल पार्क जो कि एमपी में है। अब ये 6th क्वेश्चन, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई भी नॉलेज ना हो फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही मार्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सही मार्क किया है। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कैन पे मैंने अंडरलाइन किया। अब जहाँ कैन और मे आ जाते हैं ना तो इसमें चांसेस ये रहते हैं कि भाई सारे ही स्टेटमेंट सही होंगे। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड में स्टील स्लैग यूज हो सकता है, यूज हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल में हो सकता है, हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में हो सकता है, हो सकता है। अब इसमें खास बात ये है कि आप अज्यूम करके चलिए कि अगर कोई एप्लीकेशन पूछे जा रहे हैं, यूज पूछे जा रहे हैं, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे। जब तक कि आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि भाई ये केस तो हो ही नहीं सकता, तब तक तो आप अज्यूम करिए कि ये सारी स्टेटमेंट सही हैं। और ऐसे ही मैंने किया है, 1 2 3 तीनों को सही माना है और ऑप्शन डी लगाया है, और यही सही आंसर है यूपीएससी के हिसाब से भी। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्ट डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है उसको पता रहता है कि मस्क डियर जो है वो उत्तराखंड में मिलता है। तो अब अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है, तो अब वन सही हो जाएगा। गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तराखंड में है, ये भी टू भी सही हो जाएगा। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो उत्तर प्रदेश में है, तो 3 तो कट जाएगा। और मानस नेशनल पार्क है ये आसाम में, ये भी कट जाएगा। तो हम सही आंसर पे आ जाएंगे ऑप्शन ए, 1 एंड 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कॉमन सेंस के बेस पे सॉल्व हो सकता है, भले ही आपको कोई भी नॉलेज ना हो, बस सिर्फ आप कॉमन सेंस लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे और सही आंसर पे आ जाएंगे, जैसे कि मैं आया हूँ।
In rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? अब ये पूछ रहा है कौन सा रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है, इसका मतलब कौन सबसे कम पॉल्यूशन फैलाता है। अब स्टेटमेंट 2 देखिए, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, स्टेटमेंट 4 हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। अब स्टेटमेंट 4 के हिसाब से हॉट मिक्स कुछ भी चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है वो पॉल्यूशन फैलाएगी, वो हार्मफुल पॉल्यूटेड गैसेस फैलाएगी, तो ये तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल नहीं होगा। और स्टेटमेंट 4 हॉट मिक्स, तो 4 कट जाएगा, 4 एलिमिनेट कर दिया तो ऑप्शन बी गया और ऑप्शन सी गया। अब बचा ऑप्शन ए और डी। अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट जियो टेक्सटाइल जो है, ये हमको पता है काफ़ी न्यूज़ में रहता है और इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो इससे हम राइट आंसर पे आ जाते हैं ऑप्शन ए 1 2 एंड 3, क्योंकि कोल्ड मिक्स भी ऐसी चीज़ है कि भाई कोई भी चीज़ कोल्ड है तो वो पॉल्यूशन तो फैलाएगी नहीं, हार्मफुल गैसेस भी नहीं फैलाएगी, जलेगी नहीं। तो 2 भी सही है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए 1 2 एंड 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब ये जो 9 क्वेश्चन है ये हमको बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि जो स्टेटमेंट 3 है, हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, ये यूपीएससी 2013 में एग्जैक्ट स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, तो इसलिए मुझे पता था कि भाई हाई एश कंटेंट तो होता है इंडियन कोल में, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में सॉल्व करके गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, थर्ड सही है। अब सेकंड देख लेते हैं, कोल फायर पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। अब कोई भी कोल फायर पावर प्लांट है तो बहुत सारी गैसेस रिलीज करता होगा अलग अलग टाइप की, तो उसमें से एक सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी होंगी। मैं तो कह रहा हूँ कोई और भी इसने गैस दी होती तो उसको भी सही मानता मैं, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक लेड एंड मरकरी। अब भाई कोई भी यूपीएससी का सीरियस एस्पिरेंट्स जो हैं भाई वो तो शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें क्लियरली ये दे रखा है कि कोल ऐश में आर्सेनिक लेड एंड मरकरी होता है, तो इसलिए 1 भी सही है। इसलिए 1 2 एंड 3 सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मैंने भी यही लगाया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको भले ही कोई भी नॉलेज ना हो इसके बारे में फिर भी आप इसको सही कर सकते हैं। अब ये पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। अब बायोचार जो है ये एक चारकोल लाइक मटेरियल है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और इसका यूज़ ये है कि भाई ये फार्मिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब इसका स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, बायोचार कैन बी यूज्ड। अब कहीं भी कैन में आता है तो चांसेस हैं कि भैया ये सही होगा। कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। बायोचार जो है वो फार्मिंग में यूज़ होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो भाई 1 तो सही है। Statement 2, when biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms. अब मैंने इस पर प्रमोट पर अंडरलाइन किया, प्रमोट कोई भी ये बायोचार अच्छी चीज़ है, प्रमोट कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 3, when biochar is a part of the growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer time. अब वाटर रिटेंशन ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है इसके, मैंने भी यही मारा ऑप्शन डी, और राइट आंसर भी ऑप्शन डी है। तो अब हम आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।